जॉब पाने के लिए मैंने इतनी जगह जगह भागी। तो हम लोग जाते थे और वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि मेरी एज नहीं थी जॉब की, 17 साल की थी मैं उस दिन इतना रोई थी उन्हीं के सामने। सर बैठे थे कैबिन में अपने, तो मैं कहती सर प्लीज मुझे ये जॉब की जरूरत है। मैं अमित भैया से मिली और वो इतने हम्बल, इतने अच्छे, मतलब मैं बता नहीं सकती। ओए लखनीत, एक सिर्फ मान लो मुझे नींद आ रही है इतने सुबह सुबह गाइस शूट हो रहा है और लखन आए हैं हमारा शूट करने। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की स्टोरी में बताऊंगी अपना लाइफ स्ट्रगल पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले दिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के एंड में हम लोग लिंक डाल देंगे, तो आप क्लिक करना और वहाँ पर पहुँच जाना। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसा आपने देखा लास्ट पार्ट में कि पापा के जाने के बाद चीज़ें कितनी बिगड़ गई थी। उसके बाद मैंने जब 12th करी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं करूँगी, ओपन से करूँगी और उसके साथ साथ ही मैं मम्मी का हाथ बटाऊंगी, मतलब मैं कोई जॉब करूँगी। मम्मी से मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं चाहती थी कि मैं मम्मी को दूँ। मम्मी ने 17 साल तक बहुत मेरे लिए किया, तो अब मैं पूरी लाइफ मम्मी के लिए करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। फिर शुरू हुआ मेरी जॉब का स्ट्रगल। जब मैं 17 साल की थी तब मैं जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रही थी कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने लिए फ़ोन ले सकूँ। अच्छा, फ़ोन मम्मी ने भी बोल दिया था कि ले ले, मगर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी पे बर्डन बनूँ और मम्मी से लूँ। इससे पहले कि ये स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे फ्रेंड्स के पास फ़ोन हुआ करता था, मतलब स्पेशली बॉयज़ के पास। तो एक नोकिया का फ़ोन था, मुझे वो बहुत पसंद था। पूरी स्क्रीन थी, उसमें कोई भी उसमें बटन्स नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड को बोला था जब मैं 12th पास कर लूँगी तो मुझे वो फ़ोन तू दे दियो सेकेंड हैंड। तो उसने बोला कि पागल है, तब तक तो बहुत नए नए फ़ोन आ जाएंगे। तो मुझे लगा नहीं, मुझे तो यही फ़ोन चाहिए क्योंकि मैंने वो फ़ोन बहुत लोगों के पास देखा था, मेरे नेबर्स थे उनके पास भी था। अच्छा ये था कि 12th तक हमें फ़ोन नहीं मिलता था। मेरी मम्मी ने, स्पेशली मेरे पापा मम्मी ने बोला था कि 12th तक आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। तो 12th के बाद बस ये था कि 12th जैसे ही पास करो वैसे ही फ़ोन ले लेंगे। मगर फिर पापा के जाने के बाद लाइफ थोड़ी सी ख़राब होती चली गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मम्मी के पैसों से नहीं लूँगी। मैंने उसी दिन डिसाइड करे थे जब मैंने 12th क्लियर की। तो यहाँ से शुरू होता है मेरी जॉब का स्ट्रगल। जॉब पाने के लिए मैंने इतनी जगह जगह भागी, बस में, इतनी गर्मी में, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी, मई जून का टाइम था और इतनी गर्मी थी कि मैं बस में जाती थी करोल बाग, वहाँ पर देखती थी। तो हम लोग जाते थे और वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि मेरी एज नहीं थी जॉब की, 17 साल की थी मैं। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली जो कि थी एक कॉल सेंटर में रमेश नगर में। तो मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे रख लिया। फिर उन्होंने जब मेरा CV देखा तो उन्होंने बोला कि आपकी एज तो 17 साल है, तो हम आपको नहीं रख सकते और आपकी मम्मी राष्ट्रपति भवन में जॉब करती है, आपको जॉब की क्या ज़रूरत है। मतलब लिटरली मैं उस दिन इतना रोई थी उन्हीं के सामने। सर बैठे थे कैबिन में अपने, तो मैं कहती थी सर प्लीज़ मुझे ये जॉब की ज़रूरत है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मतलब पैसों की भी ज़रूरत थी, मगर मैंने उनके सामने ऐसे नहीं बताया। मतलब मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए था, ऐसे मैंने बोला उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है। 70 उस टाइम जून या जुलाई चल रहा था और मेरा बर्थडे आने में टाइम था, दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो मैं 18 की नहीं होती। तो मैंने सर तब तक रख लो प्लीज़, ऐसे ऐसे करके मैं रो गई थी। तो सर ने मुझसे रख लिया उस दिन। तो फिर उसके बाद जब मैं जॉब करने लगी तो जॉब, मतलब मैं जाती थी बस में, बस से फिर मैं मेट्रो लेती थी कनॉट प्लेस से फिर मैं मतलब मेट्रो से फिर मैं जाती थी और फिर वॉकिंग डिस्टेंस जो था वो 10 मिनट्स का था। तो इतना भाग दौड़ करना पड़ता था। सुबह मैं 8 बजे निकलती थी ताकि 10 बजे तक पहुँचूँ। 2 घंटे नहीं लगते थे, 1-1.5 घंटा लगता था, बट स्टिल की जल्दी पहुँच जाएँ। और जब मैं वहाँ पर पहुँचती थी तो मैं क्या देखती थी कि वहाँ पर पहले सबको खड़ा कर दिया जाता था, खड़े हो जाओ सबके सब स्टाफ में जितने भी हैं। तो वहाँ पर टारगेट्स दिए जाते थे कि आपको इतने लोगों को कॉल करना है और इतनी पॉलिसी के बारे में आपको बताना है। तो ये सब हुआ करता था और अगर नहीं वो टारगेट पूरा होता था, दिन में आई थिंक 500 से ज़्यादा कॉल्स करनी होती थी। तो फिर उसमें डांट पड़ती थी। फिर शाम को 6 बजे जब घर जाने का टाइम होता था, खड़े हो जाओ। मतलब इतना सुनना पड़ता था मुझे कि पूछो मत। 1 महीना मेरा ऐसे ही गया। तो जब मैं जॉब करती थी कि मुझे कॉल्स आने लगे उनके बार बार कि आप पॉलिसी के नाम पर एक धोखा कर रहे हो। तो ये सब ना मुझे ऐसा लगा कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी जो है ये फ्रॉड कर रही है। तो 1 महीने के बाद फिर मैंने सोच लिया था, जब मंथ एंड चल रहा था, कि बस भाई मैं ये जॉब नहीं कर सकती, मैं लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। और पता है वो लोग रोते थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को फिर वहाँ पर उस जगह पर सोचती थी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे कैसा लगता। तो उस टाइम मैंने जॉब में अपना नाम रख दिया था अनुष्का, क्योंकि अपना रियल नेम वो लोग बोलते थे बताना मत। तो मुझे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला ना अपना रियल नेम मत बताना क्योंकि पॉलिसी आप करते हो, तो मुझे लगा अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने रियल नेम बताने में क्या हर्ज है। तो फिर जब मुझे पता चला, मैंने 15-20 दिन काम किया और इतना टॉर्चर हुई मैं, फिर मुझे पता चला कि ये सब ना फ्रॉड है। तो मैंने 1 महीने के बाद वो जॉब छोड़ दी। मगर
वो जॉब से मुझे जो पैसे मिले मैंने उसका फ़ोन लिया, अपना पहला फ़ोन। अच्छा, पहला फ़ोन मैंने लिया था MI का, क्योंकि MI उस टाइम बहुत ट्रेंड कर रहा था। नोकिया तो फिर मैं भूल ही गई थी स्कूल के बाद, तो MI का फ़ोन मैंने लिया था और वो इतना हीट करता था कि फिर मुझे वो हटाना पड़ा। और उसके बाद तो मैंने हर साल, हर 6 महीने में फ़ोन ही चेंज करती रही। 1 मंथ के बाद फिर मैंने वाली जॉब छोड़ दी और मैंने सोच लिया कि भाई ये जॉब मुझसे नहीं होगी। फिर मेरी और स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, फिर मैं और अच्छी जॉब की तलाश में इधर से उधर घूमती रही। तो एक दिन मैं मेट्रो में ट्रैवल किया करती थी, तो एक दिन मैं मेट्रो में जा रही थी, तो मुझे एक दीदी मिली। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत सुंदर हो, आपको ये ट्राई करना चाहिए, आपको वो ट्राई करना चाहिए, और मेरी एक इवेंट कंपनी है तो आपको वहाँ पर मेरे साथ जुड़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे फेक लगा था, मगर जब मैं पहली बार गई तो मतलब मैं सरप्राइज रह गई कि इतना अच्छा काम मुझे मिला और इतनी अच्छी सैलरी मुझे उन्होंने दी। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिर वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी इवेंट्स लाइन। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत काम किया और 3 साल तक मैं वही करती रही, 2 साल तक। तीसरे साल में तो मैंने शूट स्टार्ट कर दिया था, तो 2 साल तक मैं वही करती रही। बीच बीच में मैंने शूटिंग भी करी। तो इवेंट में होता ये था कि आपको जितने भी फंक्शंस होते थे वो आपको अरेंज करने होते थे, वो आपको सारे सेटअप करने होते थे। तो ये सारा काम हम लोग किया करते थे और उसकी हमें बहुत अच्छी सैलरी मिला करती थी, काफ़ी अच्छी, जो नॉर्मली 1 महीने में नहीं मिलती अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो वो मिला करती थी हमें। और मैं बड़ी खुश हो जाती थी, मैं मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ याद है, जब मैंने अपनी सेविंग्स करी तो मैंने 40-50,000 सेव कर लिए थे 2 महीने में। और फिर मैंने अपनी मम्मी के लिए गोल्ड की चेन बनाई और मम्मी इतनी खुश हुई थी और अभी तक मम्मी उसको पहनती है। तो पता है यहाँ पर ये होता था इवेंट लाइन में, कभी कभी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं और काफ़ी बुरे भी रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना पेमेंट रोक लेते थे। जो बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स हुआ करती थी ना वो रोक लेते थे और हम ऐसे ही रहते थे। तो मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ता था गर्ल्स को, क्योंकि मैं अरेंज करवाती थी कि आपको यहाँ पर काम करना है, ऐसे काम करना है। तो होता ये था कि फिर मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे उनको। अभी भी उनका तो मैं नहीं कर सकती ना, उनका कट उनकी तो सैलरी मैं नहीं ले सकती, तो इसलिए फिर मैं अपनी जेब से देती थी उनको पैसे। और फिर मुझे लगा यार ये भी बड़ा अजीब ही सिस्टम है कि वो लोग पैसे रोक लेते हैं, 2-3 महीने के बाद साल हो जाता है उनको पैसे नहीं देते, और कभी कभी तो कोई देता ही नहीं है, पैसे भाग जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, ये भी अब मुझे छोड़ना चाहिए। तो बीच में शूट्स किया करती थी, तो उससे शूट से मगर मुझे इतनी अच्छी पैसे नहीं मिला करते थे। शूट लाइफ बताऊं तो पूरे दिन मुझे बैठना पड़ता था। एक दिन में पूरे 50 से 100 चेंजेस होते थे। वो आपने कैटलॉग में देखा होगा ना, वो साड़ियों वाले, जितनी 100 साड़ियाँ पहननी है, 100 जीन्स पहननी, तो ऐसे करके मैं शूट। और एक उसका आई थिंक 200 रुपये मिलता था एक जीन्स का, तो ऐसे ही 100 करने पड़ते थे। तो 100 कभी 50 ऐसे ऐसे ना वो नंबर्स देते थे, तो मैंने वो बहुत किए। अच्छा, मैंने अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो बनाया था मालवीय नगर से, और उन्होंने भी मुझे पागल बना दिया। मतलब मुझसे इतने सारे पैसे ले लिए और पोर्टफोलियो बहुत गंदा बनाया। तो अभी भी बहुत लोग पागल बनते होंगे पोर्टफोलियो के नाम पे, तो प्लीज़ पागल मत बनना। वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे और बनाएंगे कुछ भी, मतलब कुछ भी बना देंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं तो पागल बन गई थी। फिर यहाँ से शूट्स मैंने बहुत किए और शूट्स में भी मैं पूरे दिन बैठी रहती थी, मेरा मेकअप हो रहा है। फिर मैंने ब्राइडल शूट स्टार्ट किए जो कि बहुत अच्छे थे। ब्राइडल शूट्स ये होते थे कि हम बैठ जाओ, आपका मेकअप हो रहा है, पूरी क्लास, मतलब उनकी जो मास्टर क्लास होती थी तो वो पूरी लोगों को दिखाती थी कि वो कैसा मेकअप कर रही हैं। तो वो किया मैंने काफ़ी 2 साल तक मैंने वही किया। तो उससे मेरी बहुत अच्छी इनकम हो गई थी, बहुत सेविंग्स। मगर मैं ना सेविंग्स पे बिलीव नहीं करती थी, सच में। मैंने कभी सेविंग्स इतनी अच्छी की थी, फिर मैंने वो घूमने फिरने में खर्च कर दी। मैं दुबई 4 बार होकर आई उस सेविंग से। तो मतलब मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मेरे कभी शूट्स हुआ करते थे बाहर, कभी इवेंट्स के काम से मुझे बाहर जाना पड़ता था, तो ऐसी मेरी ट्रैवलिंग चली रहती थी। और पता है मुझे ना बचपन से ये था, बचपन से मतलब मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक था। हम लोग एक राष्ट्रपति भवन के अंदर रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने हमेशा अंदर की लाइफ देखी थी, मुझे बाहर रोड क्रॉस करनी तक नहीं आती थी। तो क्योंकि हम बाहर कभी गए नहीं, 12th क्लास तक हमारी वहीं पर था। अच्छा, हमारे स्कूल के जो वो होते थे ना एग्जाम्स 10th और 12th के, वो बाहर होते थे। तो उसमें भी एक ये थी कि मेरा भाई ड्रॉप कर रहा है मुझे, तो ऐसा हुआ करता। तो मेरे को रोड क्रॉस करनी तक नहीं आती। तो मैंने डिसाइड कर लिया था यार बस यहाँ से बाहर निकलना है, इस राष्ट्रपति भवन के अंदर रहकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे को कुछ पता ही नहीं है बाहर की दुनिया कैसी होती है। जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि लोग कैसे होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, और बस ये सब पता चलता रहा। और फिर मैं काम करती रही। तो उसके बीच में मैं मुंबई भी गई, मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस भी दिए। और मुंबई में मुझे किसी ने पागल बना दिया कि एक्टिंग पास होता है वो इतने पैसों का आता है। तो मेरी आधी सेविंग्स तो उसी में निकल गई, मुंबई घूमना फिरने में। और
एक्टिंग पास ले। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी से भी मिलने जा रहे हो, तो अपने साथ किसी बड़े को लेकर ज़रूर जाना। मेरे भाई ने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया, मगर मैं अपनी बहन को हमेशा अपने साथ लेकर गई, अपनी मम्मी को हमेशा। ये दोनों मेरे साथ हमेशा रही। जहाँ पर मैं अपने ऑडिशन के लिए गई या फिर किसी से मिलने गई, अकेले कभी मत जाना। क्योंकि अकेले मैं कभी गई नहीं, तो मुझे पता नहीं है कैसा होता है, मगर आपको मैं यही बोलूँगी कि अकेले कभी मत जाना। तो मुंबई भी गई, ऑडिशंस भी हुए, शूट्स भी किए, मैंने कुछ गाने भी किए यूट्यूब में, अगर आप सर्च करोगे बहुत सारे गाने भी हैं, 2-3 गाने हैं मेरे। तो फिर यहाँ उसके बाद शुरू होती है मेरी टिकटॉक लाइफ। टिकटॉक आया तो कैसे हमारी लाइफ चेंज हो गई, आई मीन स्पेशली मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो टिकटॉक में होता ये था कि आप एक वीडियो पोस्ट करो, कब वायरल हो जाए आपको पता नहीं चलता। तो एक पल में आपने 5 मिनट पहले डाली और आप 5 मिनट के बाद चेक कर रहे हो कि अरे स्क्रॉल कर रहे हो तो एकदम से आपकी वीडियो दिख रही है और आपकी फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा। तो उससे मुझे बड़े प्रमोशन आने लगे, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, इन दोनों जगह पर मुझे बहुत सारे प्रमोशन आने लगे। तो उससे भी मेरी अच्छी इनकम होती गई। फिर मुझे ब्रांड्स के बहुत सारे प्रमोशन आने लगे कि आप मेरे इस ब्रांड को प्रमोट करो। तो ये सब मेरे काम मिलने लगा काफ़ी, और काफ़ी हद तक मतलब धीरे धीरे करके ना, स्टेप बाय स्टेप लाइफ मेरी ट्रैक पर आ रही है। मैंने जब कमाना इवेंट में स्टार्ट किया था तब मैंने कार ले ली थी। मम्मी ने मना किया था, मम्मी ने बोला था कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर, कार पर नहीं। तो मैंने सोचा कि यार बकवास है ये सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। अब मुझे पता चला कि नहीं, बहुत अच्छा था, मम्मी ने सही बोला था। तो मैंने अपनी कार ली। फर्स्ट कार थी मेरी ये, मैंने फरवरी में ली थी और मैं बहुत खुश हुई थी। और मुझे ड्राइविंग का बचपन से शौक था। बचपन से मुझे बहुत सारे शौक थे। अब आप सोचोगे कितने शौक थे इसके, ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। तो ये सब था मेरा। मैंने अपने पैसों के लिए खुद से, ना किसी की मैंने हेल्प ली, कुछ नहीं, बस 3 चीज़ें मैंने खुद से ली, बहुत मेहनत करके। पूरा दिन निकल जाता था शूटिंग में। और मेरा कभी कभी ऐसा होता था 7-8 बजे शूट स्टार्ट है तो मैं 6 बजे घर से निकल गई, ठीक है। लंच भी नहीं किया मैंने, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वो मुझे एक सैंडविच देते थे, ये लोग सैंडविच खा लो, और वो एक ब्रेड का 2 ब्रेड के बीच में कुकुम्बर लगा हुआ, टमाटो लगा हुआ, वो सैंडविच खाती थी, ग्रीन टी पीती थी बस। तो अभी मुझे ग्रीन टी की बहुत आदत है, तो मैं वो खाती पीती थी। उसके बाद फिर वो खत्म होता था 2 बजे, फिर मैं कहीं और शूट पर चली जाती थी। लोकेशन बहुत अलग अलग दूर दूर हुआ करती थी। तो मैंने एक दिन में 2-3 भी किया है, 3 मैंने कम किया, एक दिन में 2 शूट्स मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो इतने पैसे जोड़ के मैंने अपने लिए गाड़ी ली। और जब मैंने वो गाड़ी ली मैं बहुत खुश हुई। और फिर जब मैंने दूसरी कार ली तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी थी। जब मैंने ग्रेट कार ली तो मैं इतनी जगह घूमी। मैं उस कार को लेकर चंडीगढ़ गई, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग गए चंडीगढ़ दोनों साथ में। और मैं ड्राइव करके गई क्योंकि दीदी को आती नहीं ड्राइव करनी। मैं ड्राइव करके गई, मैं ड्राइव करके लेकर आई। और दीदी को बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रक मिलते हैं ना रास्ते में चंडीगढ़ में। फिर जब टिकटॉक से मुझे अच्छे प्रमोशन आने लगे, अच्छा मेरा नाम होने लगा, उसके बाद मुझे ऑफर आया, मेरा बिग ब्रेक मिला मुझे अमित भड़ाना की टीम से। मुझे किसी ने अप्रोच किया कि आपके साथ हमें मीटिंग करनी है, आपके साथ हमें काम करना है। तो मैं गई फिर नोएडा में उनसे मिलने, मीटिंग करने। और मीटिंग इतनी अच्छी रही कि उन्होंने मुझे बोला, बहुत ही प्यार से मुझे बोला कि प्लीज़ आप किसी और के साथ मत काम करना, आप हमारे साथ काम करना, लॉन्ग टर्म तक हम लोग काम करेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही। उस टाइम मैं अमित भैया से नहीं मिली थी। जब हमारा फर्स्ट शूट था तो मैं अमित भैया से मिली और वो इतने हम्बल, इतने अच्छे, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतने अच्छे, मतलब जितने वो ऑन कैमरा लगते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा वो ऑफ कैमरा अच्छे हैं। तो मेरी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनसे। फिर हम लोग मिले, हमारी बात हुई और वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, वो हंसाते रहेंगे आपको शूट के बीच बीच में। और मेरी एक्टिंग उस टाइम अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई है, मगर उस टाइम बहुत पुअर थी। तो मैं ना हंस जाती थी किसी को भी देख के। तो वो स्पेशली भैया मेरे लिए सबको हटा देते थे, कहते थे कि अरे तुम हटो यहाँ से, वो नहीं कर पा रही है, वो नर्वस हो रही है, ऐसे लग रही है, वो हंस रही है, तो वो मुझे हटा देते थे। तो वो शूट का ना जो भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। मेरे पास अभी भी क्लिप्स हैं उसकी बहुत सारी, आप देख सकते हो। 2 वीडियो में हम लोगों ने शूट करी थी साथ में, क्लास की टॉपर और दूसरी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अमित भड़ाना तो मिल जाएगी आपको दोनों। तो बहुत मजा आया था। और एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी, मेरा शूट था फरीदाबाद में और उनकी टाइमिंग्स नहीं हुई थी अमित भड़ाना की कि उनका शूट कब है। तो 8 बजे उनका शूट था, मेरा शूट खत्म हुआ था वहाँ पर 7 बजे। फरीदाबाद से मैं घर गई, वहाँ से मैंने चेंज किया, अपनी दीदी को पिक किया, फिर वहाँ से मैं आई ग्रेटर नोएडा। तो मतलब 8 बजे का शूट था, मैं 10 बजे पहुंची उनके पास, 10-11 बजे के बीच में। और सच में सब लोग ऐसे बैठे थे क्योंकि 8 बजे से सब मेरा वेट कर रहे थे और सब ऐसे बैठे थे कि कब आएगी। मगर अमित इतने अच्छे थे, उन्होंने एक बार भी मुझे ना गुस्सा किया, उनकी टीम ने मुझे गुस्सा नहीं किया, बस वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया और बोला कि चलो आप शूट स्टार्ट करते हैं। फिर मेरी लाइफ में एंट्री होती है लखन की।
तो लगन की एंट्री होने के बाद हम दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, मतलब जो हम पहले थे वो हम बिल्कुल नहीं रहे, और भी हमारे साथ अच्छा हुआ। तो वो आपको पता चलेगा पार्ट 3 में कि हम लोग कैसे मिले, हमने कैसे काम किया, तो ये सब आपको पता चलेगा पार्ट 3 में। तो वेट कीजिए उसका, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज जाके पार्ट 1 जरूर देखना, और पार्ट 2 कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताना। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मुझे जितना अच्छा लगा ये आपके साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करके उतना ही शायद आपको भी लगा होगा। तो अगर आपकी कोई पर्सनल चीज है तो आप भी मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और कल उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। बाय।